कुलदीप कुमार बिश्नोई अपने पुराने लेक्चर के कंटिन्यूएशन में सिंचाई या इरिगेशन से ही रिलेटेड अगले एस्पेक्ट पर आज हम लोग बात करते हैं। उम्मीद है आपको पहला वाला वीडियो भी थोड़ा ठीक लगा होगा। आज उसी के कंटिन्यूएशन में है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब चूंकि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ टेक्निकल चीजें इसके अंदर जुड़ती जाएंगी। सब आप लोग जानते हैं, उस पुराने लेक्चर में हमने बात की थी कि सिंचाई क्यों आवश्यक है और सिंचाई के लिए पानी जो जरूरत होती है पानी की वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है। आज उसी पानी से संबंधित हम आगे बात करने वाले हैं कि ये पानी जब हम खेत में डालते हैं तो ये वाटर रिटेंशन होता कैसे है, मिट्टी पानी को रोके रखने की कैसे क्षमता विकसित करती है, मिट्टी पानी को अपने अंदर कैसे रोकती है। आपने देखा होगा दो शब्द आपने सुने होंगे, एक एडेसिव और एक कोहेसिव। ये दोनों शब्द एक कोहेजन, असंजन, ससंजन और असंजन दो बल होते हैं, एडेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव जब एक समान अणु या एक जैसी प्रकृति के या सिमिलर पार्टिकल्स आपस में जब जुड़ते हैं एक साथ तो उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे पानी दूसरे पानी के अणु के साथ जुड़ता है तो ये होता है कोहेसिव फोर्स। जब एक ही समान प्रकृति के दो अणु एक साथ आपस में जुड़ते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स या सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स जब वो एक साथ जुड़ते हैं तो वो फोर्स जो उनको जोड़ता है वो कहलाता है कोहेसिव फोर्स और वो प्रोसेस कहलाता है कोहेजन। दूसरा एक फोर्स है एडेसिव। जब दो असमान गुणों वाले मैटर या पार्टिकल या एलिमेंट एक साथ जुड़ते हैं तो उस फोर्स को, जो फोर्स उसको जोड़ने का काम करता है, जो बल उसको जोड़ने का काम करता है, उस बल को बोलते हैं हम असंजन बल। असंजन बल जैसे एक ही मान लीजिए मिट्टी का पार्टिकल हो, ये मृदा कण है और इसके साथ पानी जुड़ जाए तो ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा ये सब असंजन बल के कारण होता है। तो पानी को रोकने के लिए मिट्टी के कण दो प्रकार के बल का प्रयोग करते हैं, एक है असंजन बल एडेसिव फोर्स और दूसरा है ससंजन बल कोहेसिव फोर्स। अब ये दो बेसिक एस्पेक्ट हैं। अभी कैसे काम करते हैं और इनके काम करने के ढंग के आधार पर पानी के विभिन्न प्रकार बदल जाते हैं, इन्हीं के आधार पर ये दो फोर्स के। इसको हम अभी और डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं कि ये पानी जो मिट्टी में पानी रुकता है, वाटर रिटेंशन, ये आखिर रहता कहाँ है मिट्टी में? मिट्टी में कहाँ रहता है? तो मिट्टी में रहने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ खाली जगह हो कहीं। कोई खाली जगह कहाँ होगी? ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, विभिन्न अणु हैं मिट्टी के, इनके बीच में ये जो खाली स्पेस है, ये जो खाली जगह है सारी की सारी, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं पोर स्पेस, अर्थात मिट्टी के या सॉइल पार्ट, द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी के अणुओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको हम पोर स्पेस कहते हैं। और ये पोर स्पेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि आपने देखा था कि मिट्टी को अगर हम देखें तो ये 50% क्या होता है? सॉलिड होता है और 50% में 25% एयर और 25% वाटर। तो ये पूरा हिस्सा, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये सब क्या है?
ये पोर स्पेस है। तो 50% कंट्रीब्यूट करता है पोर स्पेस, और इसी आधार पर मिट्टी में कितना पानी रुकेगा, कितने दिन तक रुकेगा, पौधों का वृद्धि और विकास, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह का होगा, रूट डेवलपमेंट कैसा होगा, जड़ों का विकास कितना होगा, उन जड़ों की पानी की अवशोषण करने की, वाटर एब्जॉर्प्शन की क्षमता कितनी होगी, ये सब का सब डिपेंड करेगा पोर स्पेस। इसको हिंदी में बोलते हैं हम रंध्राकाश। रंध्राकाश यानी कि मिट्टी के कणों के बीच में जो खाली स्थान या रंध्र हैं उनको हम रंध्राकाश या पोर स्पेस बोलते हैं। ये दो प्रकार के अणु, दो प्रकार का होता है, एक होता है माइक्रोपोर से मिलकर बनता है और दूसरा होता है मैक्रोपोर। माइक्रो सूक्ष्म रंध्र, माइक्रोपोर सूक्ष्म रंध्र, मैक्रोपोर जो बड़े। तो इनका अब कितने से बड़े और कितने से छोटे, तो सिंपल सा है कि 0.2 से 20 न्यू माइक्रोन, 2 से 20 न्यू माइक्रोन तक का जो साइज है वो है माइक्रोपोर्स, और इससे बड़ा साइज वो आ जाता है मैक्रोपोर्स। जितनी मिट्टी के कण ज्यादा मोटे मोटे होंगे वहां पर मैक्रोपोर्स अधिक होंगे। जैसे रेतीली मिट्टियां हैं, बलुई मिट्टी है, उनमें माइक्रोपोर्स अधिक होंगे। कणों के बीच में स्थान ज्यादा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि कण बड़े हैं। अब ऐसे समझिए, ये बड़ा कण है, ये बड़ा कण है, ये भी बड़ा कण है, तो इसके स्थान में ज्यादा होगा। लेकिन कण हमारे छोटे छोटे हैं, तो इनके बीच में जो स्थान होगा, इतनी एरिया में अगर हम देखें और इतनी एरिया ये है, तो यहाँ कणों की संख्या कई हजार गुना ज्यादा होगी। और कई हजार गुना ज्यादा होने के कारण ऐसी मिट्टियों में माइक्रोपोर्स की संख्या अधिक होती है। ऐसी मिट्टी कौन सी होती है जिनमें कण पास होते हैं, महीन कण होते हैं, जिनके क्ले, जिनको हम बोलते हैं मटियार मिट्टी, क्ले सॉयल। तो क्ले सॉयल में पर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में नंबर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वहां माइक्रोपोर्स अधिक होंगे। इसीलिए ऐसी मिट्टियों की वाटर रिटेंशन या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि साहब जो बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, उसमें आज पानी हम जब लगाते हैं तो कल खेत सूखा महसूस होता है, क्योंकि वो पानी रोके रखने की क्षमता बहुत कम होती है। उसमें मैक्रोपोर्स ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा देर तक पानी को नहीं रोक सकते। इसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा सैचुरेशन या मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जब आप सिंचाई करते हैं किसी खेत, सिंचाई करने पर उसके सारे के सारे माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स पानी से भर जाते हैं सब। तो वो अवस्था, किसी भी मिट्टी की वो अवस्था या दशा जब उसके अंदर उपस्थित माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स सब के सब पानी से भरे हों, तो वो अवस्था उस मिट्टी की संतृप्त अवस्था क्या कहलाती है? संतृप्त अवस्था, संतृप्त अवस्था या सैचुरेशन। और यही मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। उस मिट्टी की सबसे ज्यादा पानी को रोके रखने की क्षमता भी यही बिंदु होता है, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और ये लगभग जो फील्ड कैपेसिटी होती है लगभग उसका 2 गुना होती है, लेकिन ये भी वेरी करती है सॉइल के डिफरेंट पैरामीटर्स के आधार पर। ये अभी और आगे आएगी जब हम थोड़ा सा और डिटेल में अंदर चलेंगे इरिगेशन में। तो सैचुरेशन क्या है कि जब मिट्टी के माइक्रो और मैक्रोपोर्स पानी से पूरी तरह भरे हों, अर्थात जिस समय हम सिंचाई कर रहे होते हैं, सिंचाई करने के तुरंत बाद जो स्थिति पैदा होती है उस अवस्था को हम संतृप्त अवस्था या सैचुरेशन स्टेज
या मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की बात कर रहे थे हम, या सैचुरेशन पॉइंट की, वो वह अवस्था होती है जब सारे के सारे पोर्स, माइक्रोपोर्स, माइक्रोपोर्स, सब इररेस्पेक्टिव टू दियर साइज, वो ऑल फिल्ड विद द वाटर, वो सब के सब जब पानी से भरे हों, तो वही अवस्था मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहलाती है। ये भी बात कि इस अवस्था पर जो पानी की मात्रा मिट्टी में होती है वो लगभग फील्ड कैपेसिटी के 2 गुना होती है। तो अब नई बात आई, फील्ड कैपेसिटी क्या है। और जो सैचुरेट, एक और बात इससे पहले, एनर्जी का लेवल, एनर्जी स्टेटस ऑफ सैचुरेशन, जब मृदा संतृप्त अवस्था में होती है तो वो पानी का हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है और वो होता है 0, 0। ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि एनर्जी का हाईएस्ट, वाटर की एनर्जी का मिट्टी में हाईएस्ट लेवल क्या है या हाईएस्ट पॉइंट क्या है, वो 0 है। अब इसके बाद जितना भी एनर्जी होगा, एनर्जी लेवल डाउन होता चला जाएगा। इसीलिए जब जब भी आप देखेंगे कि वाटर का, जब हम रिटेंशन की कैपेसिटी को या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो हमेशा माइनस में लिखी जाएगी, क्योंकि अपर लिमिट 0 है और उसके बाद पानी की मात्रा मिट्टी में कम होने लगती है और इसीलिए उसका एनर्जी लेवल भी धीरे धीरे माइनस की तरफ को बढ़ता है, तो वो 0 से नीचे रहता है और माइनस से इंडिकेट किया जाता है। तो बात आई फील्ड कैपेसिटी क्या है। फील्ड कैपेसिटी को समझने से पहले हमें एक ये सॉइल पार्टिकल है, हमें समझना होगा कि आखिर मिट्टी के अंदर पानी और मिट्टी आपस में मिलकर क्या व्यवहार करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये पहली चीज है, ये सॉइल पार्टिकल है, ये मिट्टी का एक कण है। अब मिट्टी के कण के चारों तरफ पानी की विभिन्न लेयर बनी है। जैसे जैसे पानी की लेयरों की संख्या या पानी की परतों की संख्या बढ़ती जाती है, उनकी कण से दूरी भी बढ़ती जाती है। ऐसे ही समझिए, जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो अपने शरीर के पास सबसे पहले आपके अंडरगारमेंट्स आते हैं, फिर उसके ऊपर आपकी पैंट शर्ट या आपके सलवार सूट आते हैं, उसके ऊपर आप जैकेट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, और ऊपर से आप कुछ भी। तो जैसे जैसे आप शरीर से ज्यादा चीज दूर चलते चले जाएंगे, वैसी वैसे उनकी पकड़ भी कम होती चली जाएगी। तो मिट्टी के कण के पास जो पानी सबसे ज्यादा होता है और मिट्टी के कण से जितनी पानी की दूरी बढ़ती चली जाएगी, इन 2 बातों के आधार पर ही मिट्टी में पाए जाने वाले पानी को 4 भागों में बांटा गया है। और इसी आधार पर मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिसाइड होती है कि मिट्टी कितना पानी अपने अंदर रोक कर रख सकती है, यह भी इसी बात पे तय होता है। तो आइए देखते हैं कि मिट्टी में कौन कौन से पानी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी के कण के पास जो पानी की मात्रा होती है, जो सबसे पहले, वो सबसे ज्यादा टाइटली मतलब बहुत, मिट्टी के कण और पानी के कण आपस में एडेसिव, असंजन बल, एडेसिव फोर्स द्वारा इतने टाइटली जुड़े हुए होते हैं कि उसको सामान्य तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको मैकेनिकल या लैब कंडीशन में ही इस पानी को अलग किया जा सकता है, और ये पानी कहलाता है क्रिस्टल वाटर, रवेदार जल। कौन सा जल? रवेदार जल या क्रिस्टल वाटर। और ये केवल सॉयल की या मिट्टी की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने, उसकी भौतिक अवस्था को मेंटेन रखने के ही काम आता है। इसका पौधों से कोई लेना देना किसी प्रकार का नहीं है। तो ये सबसे, इसमें क्वेश्चन क्या उठता है कि कौन सा वाटर सबसे ज्यादा टाइटली या एडेसिवली रुका हुआ होता है, मिट्टी के कण के पास होता है, तो वो वाटर है क्रिस्टल वाटर, जिसको हम सामान्य तरीके से अलग नहीं कर सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है, उस पानी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रता ग्राही जल। ये विपरीत परिस्थितियों में ही पौधे के काम आता है। जब बहुत सारा पानी मिट्टी से बाष्पीकरण के द्वारा या मिट्टी में से पौधों ने अवशोषित किया और पौधों ने उसको बाष्पोत्सर्जन,
ट्रांसपरेशन के द्वारा वायुमंडल में भेज दिया और मिट्टी की सतह ने बाष्पीकरण द्वारा, इवेपोरेशन द्वारा पानी को वायुमंडल में भेज दिया। तो मिट्टी में धीरे 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 पानी की कमी होती चली जाती है और इतनी कमी हो जाती है कि पौधे जीवित नहीं रह पाते। उस अवस्था में ही ये हाइड्रोस्कोपिक वाटर केवल वेपर फॉर्म,